नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर हो रही है चर्चा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बहरीन। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल गुयाना के लिए हुआ रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का नहीं करता समर्थन, सब करते हैं आतंकवाद की निंदा। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को दी मान्यता। माओवाद के खात्मे का अभियान जारी। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार माओवादियों को किया ढेर। दोनों पर था 10 और 5 लाख का इनाम। एक अन्य नक्सली घायल। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल। और तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। 16 साल में सबसे जल्दी दी दस्तक। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। और सुर्खियों के बाद समाचार की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक, समावेशी और साहसिक दृष्टि पत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों के पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बना सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और विकसित भारत एट 2047 के एजेंडे पर सुझाव दिए थे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग ले रहे हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। इससे पहले यह दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में निशिकांत दुबे, फगनन कोनियाक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल है। और दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है,
ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा, जिस तरह से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं उनको भी आतंकवाद की परिभाषा पता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है और उनका समर्थन कर रहा है। ये आतंकवादी भारत में आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम इन चारों देशों से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भाजपा नेता सतनाम सिंह संधू ने कहा कि हमें वहां जाकर भारत का पक्ष रखना है। हम बहरीन जा रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास तथ्य हैं वो हम रखेंगे। ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है। ये एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया? पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गयाना जाएगा, इसके बाद ये दल पनामा,
कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालीयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत रणजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। वहीं थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर दुनिया को ये बताने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत का रुख क्या है। Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it, and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. इसके साथ ही भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि वो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we're doing that. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताया। उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम अलग अलग देशों में जाकर उन्हें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को तैयार करके भारत में अशांति फैलाना चाहता है। इस बार हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा लाकर रहेंगे और उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए हम लोग सब अलग अलग देशों में जा रहे हैं और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि ये जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है और फैला रहा है, इसका जो सच है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, जो अलग अलग राजधानियां हैं दुनिया की, उसमें रखा जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। वो इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र जा रहे हैं। सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए दिल दहला देने वाले आतंकवादी हमले को वैश्विक मंच पर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। भारत आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम में एक बहुत ही भयभीत और दिल को कंपा देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और बेकसूर लोगों को, जो वहाँ टूरिस्ट थे, उनको टारगेट किया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। तो उसको एक्सपोज करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। मेन मुद्दा है कि इसको पड़ोसी मुल्क रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है।
तो हम समझते हैं और इंडिया समझता है टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। तो इसको किसी रिलीजन का मोखटा पहना के करना ये बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा। जापान में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया को ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ही हमले में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब घुसकर मारने की नीति में विश्वास करता है। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, उनको उतना आइडिया नहीं हो या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती है। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे दिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। इस दल के सदस्य टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत ने कहा कि किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना हमने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को नष्ट किया। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं, 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralized those terror infrastructures without endangering a single civilian life. जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि आतंक के खिलाफ हर देश में जनमत तैयार करना ही हमारा लक्ष्य है। 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया और 11 एयर बेसेस को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा उस समय हमने जो किया वो बिल्कुल हृदय से प्रेरित था। और उसके बाद लेकिन ये कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के तौर पर हम सब का एक ही काम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के विरोध में एक जनमत तैयार करे, आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव तैयार करे और पाकिस्तान का सही चेहरा सबके समक्ष लाएं। इसी दल के अन्य सदस्य पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम एक तरफ आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ हम बेहतर दुनिया बनाने वालों के साथ भी हैं। आपके माध्यम से ये देश में हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलने में उन लोगों का सामना भी करना है जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, बिखारना चाहते हैं। हम उनका भी सामना करेंगे और जो साथ जुड़कर एक अच्छा बगीचा बनाना चाहते हैं, एक और सुंदर विश्व बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला लोगों के मन में भय पैदा करने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में फल फूल रही पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के साथ साथ देश में रहने वाले समुदायों के बीच धार्मिक कलह पैदा करने के लिए था। विदेश मंत्री ने जर्मनी के बर्लिन में डीजीएपी के भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी केंद्र में ये बात कही। This was a terrorist attack
and a terrorist attack which is part of a pattern which has not only targeted the Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. So it's very important to clarify, because when you project it as a conflict, you're really putting the perpetrator and the victim, without meaning to, I understand, at the same level. So this was a horrific, particularly brutal terrorist attack, because it was meant to create a fear psychosis and destroy the tourism economy of Kashmir, which is the mainstay. And it was also meant in a way to sow religious discord, the manner in which it was done. और समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भारत पहलगाम आतंकवादी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर बहुपक्षीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF को नया डोजियर देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत FATF से मांग करेगा कि पाकिस्तान को फिर से संदिग्ध देशों की सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेरिस स्थित ये संस्था धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखती है और इसमें भारत सहित 39 देश शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डालने के लिए भारत FATF के समक्ष मजबूत मामला पेश करेगा। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और वो बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने और आतंकवादियों को मदद करने के लिए कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान अपने आम बजट का औसतन लगभग 18% रक्षा मामलों और सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि संघर्ष प्रभावित देश भी इससे कहीं कम खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, 1980 से 2023 तक पाकिस्तान के हथियार के आयात में नाटकीय रूप से औसतन 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की अगली पूर्ण बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बैठक जून में होने की संभावना है। और आइए अब आपको बताते हैं कि FATF आखिर क्या है। वर्ष 1989 में हुई थी FATF की स्थापना और आपको बता दें कि पेरिस में FATF का सचिवालय है। मनी लॉन्ड्रिंग की वैश्विक निगरानी करने के उद्देश्य से आतंकवाद के वित्त पोषण पर पैनी नज़र बनाए रखने के लिए इस संस्था को बनाया गया। जो देश आतंकवाद को वित्त पोषित करते हैं उस पर नज़र रखने का काम है, साथ ही मानकों को प्रभावी ढंग से ये लागू करती है संस्था FATF। और आपको बता दें कि मानकों के गैर अनुपालन पर ग्रे लिस्ट की व्यवस्था है, जिसमें 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ये मानक लागू होते हैं। एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ ये संस्था काम करती है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान विफल रहा है और इस बात को भारत पुरजोर तरीके से एक बार फिर FATF के समक्ष उठाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते
FTA पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की। यूरोपीय संघ के अधिकारी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा कि अपने मित्र और समकक्ष पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम प्रगति करना जारी रखेंगे। आइए कड़ी मेहनत और स्पष्ट फोकस के साथ गति बनाए रखें और मैं जल्द ही हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा करूंगा। साथ ही उन्होंने अपनी इस मुलाकात से संबंधित तस्वीरें भी साझा की हैं। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि मेरे मित्र गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। हम भारत और यूरोपीय संघ की साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम इस गति को जारी रखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर वार्ता में तेजी लाने के लिए डच समर्थन मांगा। साथ ही कहा कि भारत 2025 के अंत तक FTA पूरा करने की उम्मीद करता है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब एक सप्ताह पहले ही पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। राज्य में मानसून के आगमन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई थी। पिछले 2 दिनों में केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ये कम दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मानसून सिस्टम के संयोजन के कारण हो रहा है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कुडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित ईचाबार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच शनिवार की सुबह हुई मुठभेड़ में JJMP का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और एक अन्य इनामी नक्सली प्रभात लोहरा की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य नक्सली घायल हो गया है। मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिससे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पप्पू लोहरा 10 लाख रुपए का इनामी था, जबकि प्रभात पर 5 लाख रुपए का इनाम था। लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि JJMP नक्सलियों का दस्ता ईचाबार जंगल में जमा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों की में मुठभेड़ हो गई, जिसमें से 2 नक्सली मारे गए। फिलहाल पुलिस पूरे जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान यानी कि तलाशी अभियान चला रही है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।